गुड मॉर्निंग। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। क्लास 10th में एक ऐसा चैप्टर आता है, एक ऐसा मॉड्यूल आता है, बहुत टफ होता है। वैसे वो कुछ टफ है नहीं, बट यस बेसिक्स जो है हमें क्लियर होने चाहिए। तो आज जानते हैं 5 मिनट्स में कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या और उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स का branch which deals with angles. Yes, यहाँ पे हम वो प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि हम एंगल्स के हेल्प में सॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या है? जो कि हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स का जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ठीक है, हर ब्रांच की कुछ अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी होता है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, लेकिन पहले 3 अगर हमें पता चल जाए तो उसी का रेसिप्रोकल दूसरे 3 होते हैं। तो पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम्स एंगल्स की हेल्प में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा एंगल या किस एंगल के बारे में हम जानना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट ट्रायंगल को बेस बना के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल, एंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है, या कहूँ मैं एंगल बी, वो है 90 डिग्री। अब 2 एंगल्स बच गए, एंगल ए एंड एंगल सी। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मुझे एंगल ए की वैल्यू जाननी है, दिस। या अगर ये मैं कहूँ कि मुझे एंगल बी ए सी जानना है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो लेट एंगल ए बी थीटा डिग्री। यहाँ पे मैं बता दूँ थीटा यूज़ होता है। थीटा एक सिंबल है जो रिजेंबल करता है एंगल्स विच आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ओके, तो अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू जाननी है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले हमें जानना है कि 3 टर्म्स आते हैं जिन्हें कहते हैं बेस, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। जब भी कोई एंगल मुझे जानना है, जैसे मुझे ये एंगल जानना है एंगल ए, तो उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा ये बात, मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ। इसीलिए जब भी आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम आए कि आपको जानना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है या हाइपोटेन्यूस क्या है, तो सिंपली आपको ये जानना है जिस भी एंगल के बारे में हमें जानना है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर आपने अपनी कॉपी को ऐसे रखा है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको पलट के बताती हूँ। यस, सो हियर ये एंगल मुझे पता करना है, तो इसकी जो अपोजिट साइड हुई ये दिस साइड, इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि वो साइड है जिस एंगल के बारे में हमें जानना है उसके अपोजिट साइड। ठीक है, और जो उस एंगल का बेस होता है उस साइड को हम कहते हैं बेस। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है जो इंक्लाइंड रहती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस।
10 ईयर्स। ठीक है, हमेशा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है, मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बड़ा आसान है, मैंने कॉपी पलट दी। इन केस अगर मुझे एंगल सी जानना होता, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, वही रखती हूँ, ए बी एंड सी है। हियर एंगल बी इज़ 90 डिग्री। अब मुझे एंगल सी जानना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैंने उसको मान लिया थीटा डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या है, तो सिंपली मैं देखूंगी कि मुझे इस एंगल के बारे में जानना है। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये सामने वाले साइड ये है, तो इस साइड को मैं कहूँगी सिंपली परपेंडिकुलर। ठीक है, इस साइड को मैं सिंपली कहूँगी बेस। क्यों? क्योंकि इसी पे एंगल रखा हुआ है, जैसे कहते हैं ना बेस। ठीक है, और जो सबसे बड़ी इंक्लाइंड, याद रखें इंक्लाइंड साइड होती है, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो अब मुझे कॉपी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बेस ऐसे ही है सामने। हम सॉल्व करने के लिए कभी कभी कॉपी घुमा देते हैं। यहाँ पे मुझे एंगल ए के बारे में जानना था, इसीलिए एंगल ए को मैंने जब थीटा बनाया तो उसका जो अपोजिट साइड है, जो कि साइड बी सी है, वो होता है परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि जो एंगल है उसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नोट कर ले कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिग्री इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ सकते हैं। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं कहते, मैं पहले ही बता दूं। जब भी कोई ब्रांच, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है जो कि हम एंगल्स के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, और राइट ट्रायंगल 3 चीज़ों से रिजेंबल होता है, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, और ये सब साइड्स हैं। These are sides: base side, perpendicular side and hypotenuse side. These are not angles, these are sides. तीनों चीज़ें जो कि मैंने कही, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये सारे तीनों चीज़ें हैं sides of triangle. Okay, now we will move on to trigonometric ratios, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ये कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एंगल्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले 3 देख लेते हैं। किसी भी, याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ध्यान में रखिए कि आपके पास अपने शॉर्ट हैंड में ट्रायंगल बना होना चाहिए, राइट ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैंने बना दिया। अब पहला कीवर्ड होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी जानेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को कैसे शो करें इस ट्रायंगल के हेल्प से। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है, जब भी मैं पूछूं, जब भी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जिस एंगल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो थीटा, जिसकी वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ पे है, ये थीटा है कहाँ। अगर मैं कहूँ, अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि आपका थीटा यहाँ है, एंगल सी इज़ थीटा, अगर ये आपका क्वेश्चन बता दिया कि एंगल सी की वैल्यू है थीटा, या एंगल सी की वैल्यू पता नहीं है, पता करना है,
तो हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब जब आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई तो आपको अपने आप पता चल जाएगा विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज हाइपोटेनियस। हियर परपेंडिकुलर इज थीटा के अपोजिट वाला साइड इज साइड ए बी, सो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस जो इंक्लाइंड है दैट इज ए सी, ए बी अपॉन ए सी। फिर से मैं बता दूं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात आती है तो मुझे सबसे पहले ये बात सोचनी चाहिए कि मैं कौन से एंगल के बारे में बात कर रही हूँ और वो एंगल है कहाँ। वो एंगल ए है, एंगल बी है या एंगल सी है। मेरा क्वेश्चन कहता है कि एंगल सी है थीटा या एंगल सी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो एंगल सी के हिसाब से अगर देखी जाए तो परपेंडिकुलर ए बी साइड है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट है, ठीक है। और हाइपोटेनियस है आपका ए सी। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर देख लेते हैं बेस क्या है। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल आपका आता है परपेंडिकुलर, माने नॉर्मल आता है ये जिस पे आपका एंगल भी टिका हुआ है और आपका परपेंडिकुलर भी। तो ये हुआ बेस, ये साइड, और ये साइड है क्या, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक ही है ए सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, लोग कहते हैं इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिखती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा हुआ, अपॉन कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आपको इतना पता होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया और बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका फॉर्मूला tan थीटा का अपने आप निकल आया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके इस ट्रायंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर हुआ ए बी और बेस हुआ बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये हमारे 3 टर्म्स थे जो कि हमें याद रखने थे। बेसिक होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा भी साइन थीटा कॉस थीटा से बना है। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है, उसके एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी भी ये एंड नहीं है क्योंकि 3 और कीवर्ड्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। चौथा कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं कोसेक थीटा। मैंने साइन के सामने इसलिए लिखा, कोसेक कुछ नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। यस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब अगर इसको रखने भी जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये यहाँ आएगा और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इसको लिखना है आराम से लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी इस क्वेश्चन पे और परपेंडिकुलर है आपका ए बी, ठीक है, क्योंकि सब थीटा के टर्म्स पे क्वेश्चन चल रहा है और थीटा हमारा एंगल सी है। तो एंगल सी के हिसाब से मुझे पता चला कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस और कौन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा जो है इंक्लाइन प्लेन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो भाई कॉस थीटा का भी होगा, तो उसे कहते हैं हम सेक थीटा, 1 अपॉन
कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको लिखने जाएंगे तो ये होगा 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, इसको लिखें अगर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारा AC अपॉन बेस है BC। ओके ना, नेक्स्ट, अब अगर मुझे साइन थीटा का रेसिप्रोकल मिला, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मिला, तो मुझे टेन थीटा का भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यस, टेन थीटा का भी रेसिप्रोकल है जिसे कहते हैं कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। ये है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये बन जाएगा जैसे कि मैंने पहले कहा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा हुआ तो 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बन जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना। ये इधर आएगा, ये इधर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा बेस है BC अपॉन परपेंडिकुलर माने AB। देखिए ये वही आया जो टेन थीटा का था बट रेसिप्रोकल उल्टा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, मेजर कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैंने फिर से कहा कि ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मूलाज तभी निकलते हैं जब हम थीटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थीटा है क्या, जिस एंगल के बारे में हमें जानना है या जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एंगल हमें पता चल गई तो हमें पता चल जाता है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। फिर से ध्यान दे दीजिए प्लीज़, ये मत सोचिएगा कि हमेशा जो खड़ा है सामने उसे परपेंडिकुलर और नीचे वाले हिस्से को बेस मान लें। क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो शुरू से इसलिए मैं लेके चली कि जो भी एंगल, जिस भी एंगल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरे वाले साइड को बेस कहते हैं जिस पे वो रखा हुआ है, और जो इंक्लाइन प्लेन है हमेशा से इंक्लाइन प्लेन हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमें जाननी होती है वैल्यूज़ ऑफ डिग्रीज। ठीक है, कुछ डिग्रीज की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा की, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है और वो डिग्रीज कौन सी है जिनकी वैल्यूज़ मिलती है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि हम हमेशा अपने शॉर्ट हैंड में एक ट्रायंगल बना के रखेंगे, वो भी राइट ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC, या हमारा एंगल B है 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा कहीं भी हो सकता है, एंगल A भी हो सकता है, एंगल C भी हो सकता है। अब मुझे इसको सॉल्व, वैल्यूज़ को जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। ठीक है, हमारी जो डिग्रीज होती है, आपको मैक्सिमम डिग्री क्या पता है? ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम डिग्री होता है 360 डिग्री। ओके, इसको बनाते कैसे? सिंपल, ये जब हम, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, आपने ग्राफ देखा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, जब हम अपने एक्स एक्सिस पे होते हैं तो वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे पहुंचते हैं
तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे पहुँचे तो y की वैल्यू कुछ हुई, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, पर y की वैल्यू मैक्सिमम है। नाउ व्हेन वी गो डाउन, सिमिलरली जब हम x डैश पे पहुँचते हैं, यहाँ पे फिर से y की वैल्यू 0 है, बट x डैश की वैल्यू मैक्सिमम है जो भी होगी, ठीक है। और उसके बाद जब फिर से हाफ सर्कल पूरा करते हैं तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू होती है, पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। y डैश कुछ भी नहीं है, जो आपका y एक्सिस है उसका निगेटिव पॉइंट होता है y डैश, ठीक है। ये आपको ग्राफ में पता होगा। और जब ये हाफ सर्कल फिर पूरा करते हैं तो इस पॉइंट पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यू होती है मैक्सिमम, बट यस y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यही होती है हमारी डिग्रीज के साथ खेल। आप अपने कंपास को अगर 2 बार रखें तो आपको 360 डिग्री साफ दिखेगी, ठीक है। हाफ कंपास ऊपर, प्रोटेक्टर ऊपर और हाफ प्रोटेक्टर नीचे, ठीक है। ओके, ना अब इसको कैसे समझेंगे वैल्यूज़ के तौर पे। हम हमेशा कॉस थीटा को एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है, आपको पता होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पिछले वाले पेज में मैंने बताया आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा की वैल्यू। इसीलिए हम हमेशा एक्स एक्सिस के टर्म पे कॉस थीटा को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और साइन थीटा को y एक्सिस, y बिकॉज अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाने जाए, देखिए ये, ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल। इसको मैं थोड़ा गाढ़ा कर दूँ, ये, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। अब जब भी कॉस थीटा की बात मैं करूँगी तो मैं बेस, मतलब अगर मेरा एंगल मुझे यहाँ ढूंढना होता है तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, इसलिए हम हमेशा एक्स एक्सिस लेते हैं कॉस थीटा को, क्योंकि बेस की बात करते हैं, और वाई एक्सिस साइन थीटा, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू सुनिए। जब भी हम इसको ग्राफ के तौर पे देखते हैं, आप अपना प्रोटेक्टर ले आइए, अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे तो आपका हाफ सर्कल यहाँ आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा आपका हाफ सर्कल। तो आप समझेंगे कि ये जो है ये आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। अगेन यहाँ पे जाएंगे, 0 डिग्री कहूँ या 360 डिग्री कहूँ। 0 डिग्री तब होता है जब हमारा इनिशियल पॉइंट यही है, बट अगर इनिशियल पॉइंट यहाँ से हुआ और मैं पूरा सर्कल कवर करके वापस आई तो मैंने अपना 360 डिग्री कंप्लीट किया, ठीक है। तो 0 डिग्री कहूँ या 360 डिग्री, याद रखें 90 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। अब एक्स एक्सिस को हम हमेशा कॉस थीटा ले रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर एक्स एक्सिस को देखूं तो ये अपना मैक्सिमम है, ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो हमेशा हमारे डिग्रीज की वैल्यू 0 to 1 होती है, दैट इज मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जो इनके बीच की वैल्यू होती है वो और सब डिग्रीज की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ना 0 से कम हो और ना इनकी 1 से ज़्यादा हो वैल्यूज़, ठीक है। तो जब 0 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सिस पे कुछ वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको लेते हैं हम 1, ठीक है, ये मैक्सिमम। तो इस पे मुझे पता चला कि कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा नहीं है, यहाँ पे इसको कह सकती है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। पहले कॉस थीटा के लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आए जैसे कि 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हुई?
यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साफ दिख रहा है, ठीक है। जब 90 से 180 आए तो हमें क्या दिख रहा है कि ये अपने एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू है, बट येस इट्स एक्स डैश, दैट इज निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। नाउ cos, अब यहाँ से वापस आए तो यहाँ पे आए cos 270, ठीक है। cos 270 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू देखिए, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो cos 270 की वैल्यू होती है 0। नाउ अगेन जब हम अपना कंप्लीट करते हैं और आते हैं 360 डिग्री पे, तो अगेन वो वैल्यू मैक्सिमम के 1 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं cos की वैल्यू कैसे हो रही है, वो मैक्सिमम होती है 0 डिग्री पे, फिर घटती है, फिर नेगेटिव होती है, एंड देन इट कम्स टू 0, फिर बढ़ती है। तो इसकी वैल्यू याद रखें, एक्स एक्सिस को देख के, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्राफ बना ले शॉर्ट हैंड में, अगर आपको याद ना हो, एक सर्कल बना ले, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कौन से पॉइंट पे क्या होती है। और अगर आपको ये देखना है कि कौन सी डिग्री है, तो साफ आप देख सकते हैं अपने प्रोडक्टर पे, जो आपका बेस लाइन होता है वो 0 डिग्री होती है ऑन द राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड वो 180 डिग्री, जब आप एक हाफ सर्कल पूरा कर लेते हैं। और उसके मिड पे जो परपेंडिकुलर आप खींचते हैं वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। उसी का रिवर्स होता है 270 डिग्री, जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है वाई एक्सिस की। ये तो है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू देखते हैं। साइन हमारा वाई एक्सिस है, याद रखें। साइन 0 की वैल्यू क्या है, अब 0 में साइन एक्स वाई की वैल्यू देखिए, ये है 0, ओके। तो इसमें y की वैल्यू क्या है, 0, तो मैं लिखूंगी साइन 0 इज इक्वल टू 0। फिर मैं देखती हूँ साइन 90 की वैल्यू, क्योंकि मैंने सर्कल को यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या होती है, 1, तो 1 है, तो इसमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। जब अपना सर्कल हाफ सर्कल कंप्लीट करके 180 डिग्री पे आते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू है नहीं, यहाँ से आप जब बढ़ेंगे तो y की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू घट रही है, नेगेटिव वैल्यू, बट इस पॉइंट पे वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आप अगेन 0, ठीक है। फिर मैं 180 से 270 पे आती हूँ। साइन 270 डिग्री की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे इस साइड, नेगेटिव वैल्यू के साइड पे आती है, तो ये हो गया -1, तो दिस इज -1, ठीक है। अब फिर यहाँ से कंप्लीट करके 360 डिग्री पे अगर मैं जाऊँ तो अगेन यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो साइन 0 डिग्री का हो या साइन 360 डिग्री, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो बहुत आसानी से मुझे समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे मैं ग्राफ के हेल्प से साइन 0, 90, 180 और 270 की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। अगर बस बशर्ते मुझे ये याद रहे कि एक्स एक्सिस हमारा जो है कॉस थीटा है और वाई एक्सिस हमारा जो है साइन थीटा है, ठीक है। मुझे बस ये देखना है कि हर डिग्रीज पे उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, 0 है या नेगेटिव है, ठीक है। तो सिंपली ये हुआ उन एंगल्स के डिग्री वैल्यूज़ के बारे में, 0, 90, 180 एंड 270। बट ऐसे बहुत सारे एंगल्स और भी हैं जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि इनके बीच में आती है। अब मैं देखूं कि वो कौन सी डिग्रीज और हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो वो स्पेशली 3 डिग्री हैं, बस बड़ा आसान है, बस 3 है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड यस 45 डिग्री, ठीक है। इन तीनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए था, 30, 45 एंड 60, ठीक है। तो ये 3 डिग्रीज़ के बारे में, इनके वैल्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसको भी निकालना बहुत ईजी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ उसके कुछ वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
तो मैं आपको पिछला वाला अगर मैं दिखाऊं तो मुझे इस पर क्या दिख रहा है, हमारा जो 3 डिग्रीज आती है 30, 45 एंड 60, वो हमेशा आपका 0 से 90 तक आता है, राइट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ 0 to 90, ठीक है, दैट इज़ हियर एंड दैट इज़ हियर, मैंने cos 0 से cos 90 एंड sin 0 से sin 90, तो इनकी वैल्यूज़ को अगर हम डिटरमाइन करें तो हमें क्या दिख रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 है एंड cos 90 की वैल्यू 0। तो मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि cos 0 से 90 के बीच पे वैल्यूज़ घट रही है। देखो 1 से 0 माने अगर आप 1 से 0 पे आते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके में घटाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाव की बात हो रही है। और वही चीज़ अगर साइन की तरफ देखा जाए तो साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बढ़ रहा है। तो साइन के केस पे इस फेज़ में, ठीक है, इस फेज़ में हमें साइन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट कॉस यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसको बड़े अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि मैं 3 एंगल्स को लिख लूँ, ऊपर उल्टा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ। चलो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलो चार्ट बन गया। तो पहले 3 ले लेते हैं, क्योंकि इन 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी अगर वैल्यूज़ निकल गए तो बाकी उनके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, बाकी 3 सेक, कोसेक और कॉट थीटा वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के। तो पहले 3 के निकाल लेते। तो पहले मैं लिख देती हूँ कॉस थीटा, देन वी गो टू साइन थीटा एंड देन टेन थीटा। ठीक है, तो 0 पे देखते, कॉस थीटा की 0 वैल्यू अपने दिमाग में बना लो ग्राफ, और ग्राफ पे देखो कि 0 डिग्री पे आपका एक्स एक्सिस क्या है, हमेशा मैक्सिमम था। मुझे तो याद आ गया, तो मैक्सिमम था माने मैक्सिमम यहाँ पे 0 होता है। और कॉस 90 पे क्या वैल्यू थी, कॉस 90 पे भाई एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, अच्छा अब साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन थीटा की साइन 0 पे जो वाई एक्सिस की वैल्यू थी वो 0 थी, और 90 डिग्री माने हो गया नॉर्मल, दैट इज दिस। तो वाई एक्सिस की मैक्सिमम पॉइंट दैट इज 1। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए। ठीक है, टेन थीटा की बाद में निकालती हूँ, आपके सामने निकालूंगी, वो भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, याद रखें कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज, ये याद रख लीजिएगा, 1/√2। ठीक है, ये होती है वैल्यू, और साइन 45 की भी यही वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, 30 की क्या हुई। अब आप ऐसे सोचें कि आपका जो है कॉस थीटा घट रहा है, हमारे पास 2 और वैल्यूज़ हैं। अलमीरा में मेरे पास केस पे 3 वैल्यूज़ थे, एक थी 1/√2 जिन्हें मुझे याद करना था, दूसरा था 1/2। ठीक है, और तीसरी जो वैल्यू थी वो थी √3/2। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ थी, 1/√2 यूज़ हो गया, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, कॉस 45 और कॉस साइन 45 की वैल्यूज़। अब बचा मेरे पास 2 वैल्यूज़। अब आप देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है। हाँ, आराम से देख सकते हैं, 1/2 होती है 1.5 समथिंग। ठीक है, डिवाइड करने पे √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 कुछ होती है। ठीक है, तो 1.73 यहाँ पे थी 1। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो इससे कम ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जो बड़ा है वो है √3/2 और छोटा है 1/2। ठीक है, अब इसको कहाँ रखना है देखते हैं। कॉस 1 to 0 जा रहा है, माने ये घट रहा है,
घट रहा है तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, √3/2। तो यहाँ पे आ गया √3/2 और छोटा वाला यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज़ 1/2 यहाँ पे। हमारा चार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा पे देखते हैं। साइन थीटा 0 to 1 जा रहा है तो इसका मतलब बढ़ रहा है तो छोटे से बढ़ा जाएगा ना। ये तो असेंडिंग है ना, ऊपर वाला तो डिसेंडिंग था, ये असेंडिंग ऑर्डर पे जाना चाहिए। तो असेंडिंग पे छोटा इसमें क्या है 1/2, तो यहाँ पे आएगा ये 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी √3/2, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू निकालने इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे tan थीटा होता है हमेशा से, मैं बता दूँ, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे cos थीटा 1 है, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये ग्राफ पूरा मेरा, ठीक है, 0 आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं sin बाई cos, तो ये हो गया 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। इसको लिखेंगे तो अच्छे से लिखना होगा इसको, तो ऐसे लिख देती हूँ 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/√3, अपने आप निकल रहा है वैल्यू, ठीक है। साइन अपॉन कॉस वैल्यू रखो, आ जाएगा। ये तो दोनों ही सेम है, दोनों के ऊपर दो मैंने 1/√2 अपॉन 1/√2 रखेंगे तो वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जब लिखेंगे 60 पे तो √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे √3/2 इंटू 2/1, तो कैंसिल होके आ जाएगा √3 वैल्यू। चार्ट कंप्लीट हो रहा है। एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, याद रखिए। ऊपर ये मैं पहले बता दूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता है लेकिन मैं बता देती हूँ। कोई भी नंबर n है, अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 है तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 के अलावा, दैट इज अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 हो, कोई भी नंबर हो न्यूमरेटर में बट डिनोमिनेटर में 0 हो, तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे कहते हैं हम इनफाइनाइट, ठीक है। इस वैल्यू को डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, इसलिए आपके बुक्स में लिखा होगा यहाँ पे 1/0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है इसलिए इसको लिखा गया होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। और अब आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया इसको इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा की ही चार्ट क्यों बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे वाले की चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आगे 3 जिसे कहते हैं सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, ओके, एंड कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इन तीनों के। मुझे अगर cos 30, cos 45, 60, 90 और 0 की पता है वैल्यू, तो मैं सेक की निकाल सकती हूँ। क्यों, उसको बस रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू 1 होगी, सेक 30 की 2/√3, क्यों, क्योंकि उसका उल्टा आ जाएगा। सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होगी क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। सेक 60 डिग्री की 2 होगी क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। एंड सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये देख लीजिए सेक 0 लिखा है मैंने, थीटा नहीं, ये होगा 1/cos 0, सेक, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 0, तो 1/0 क्या होती है, मैंने अभी कहा कोई भी नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर का अगर 0 है तो उसको सीधे लिख देते हैं हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो वो गया सेक का। साइन थीटा की वैल्यू अगर पता है तो उसी का रेसिप्रोकल माने उल्टा हो जाता है कोसेक की वैल्यू। तो जो भी चार्ट बनाएंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो टेन की वैल्यू पता है तो हम कॉट की भी वैल्यू बना सकते हैं। तो वो जो चार्ट की आपकी बुक में बनी होती है हमेशा, ठीक है, ऐसे ही कुछ ये ऐसा कुछ आपके बुक में बना होता है, RS अग्रवाल के भी बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। पहली बात
याद क्या, समझने की बहुत ईजी है। ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है आपका कॉस थीटा, वाई एक्सिस होता है साइन थीटा, ठीक है। और हमें पता है डिग्रीज की वैल्यू होती है 0 to 1, दैट इज़ वो मिनिमम 0 होगी बट मैक्सिमम 1 होगी, या तो उनके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 कौन सी होगी, 1 कौन सी होगी, ये हमें समझ में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा में। और टेन थीटा तो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। और क्या चीज़ याद रखनी है, 3 वैल्यूज़ आपके अलमारी में हमेशा होना चाहिए, वो है 1/√2, 1/2 एंड √3/2, ठीक है। 1/√2 को तो अलग ही रख लो क्योंकि ये तो 45 के लिए है, दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पे सेम है, cos 45 इज इक्वल टू sin 45, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको तो अलग ही हटा दो। ये तो वैल्यूज़ बची, तो इसमें देख लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। √3 की वैल्यू आती है 1.73 समथिंग समथिंग समथिंग, कैलकुलेटर है या मोबाइल के भी कैलकुलेटर में आप अगर √3 की वैल्यू निकालेंगे 1.73 समथिंग समथिंग आएगी अपॉन 2। तो 1 से तो बड़ा ही है ना, कि जो भी नंबर आप बड़े वाले को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो ज़्यादा ही देगा एज़ कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। तो 1/2 से बड़ा है √3/2। बस आपको देखना ये है कि आपके ग्राफ में 0 to 90 आपका साइन बढ़ रहा है कि घट रहा है और कॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप अपने आप से ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स वगैरह जो यूज़ होते हैं उसको हम बड़े ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। अपने आप से फॉर्मूला हमेशा मैंने अपने आप से क्रिएट किया है, क्यों निकालने की कोशिश, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज कभी याद ही नहीं हुए, ठीक है। तो अब जब मुझे याद ही नहीं हुआ तो मुझे कोई एक फार्मूला दे दो और मैं उसी से सारे चीज़ें सॉल्व कर दूँ, ठीक है। वो सारे तो कीवर्ड्स थे, वो याद करने थे, बट अब फॉर्मूला की बारी आई, ठीक है। तो फॉर्मूला मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे आपके बुक में दिया गया है, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि बड़ा फेमस फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक महानुभाव पाइथागोरस थे, उन्होंने जो है एक थ्योरम निकाली जो कि राइट ट्रायंगल के ऊपर ही था, यस, वन राइट ट्रायंगल एंगल ए बी सी। हमारे शॉर्ट हैंड में हमेशा एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमें कहता है, इसने मुझसे ये कहा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। याद रखें, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है और बेस का जो स्क्वायर है, उनके वैल्यू को जब हम सम करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए। कैसे, वैसे 3 ही फॉर्मूले निकलते हैं, ठीक है। मैं 4 कर देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले क्या क्या निकलेंगे, पहले चलते हैं यहाँ से। मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर को यहाँ से उठाती हूँ, इधर लेके जाती हूँ, या छोड़ो, डिवाइड, ये इक्वेशन 1 ले देती हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 विथ हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे को जो है हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी इक्वल टू के इधर भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ तो आपको पता ही होगा ना, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अगर मैं लिखती हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि इनके एलसीएम सेम है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया वैल्यू। अब ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, ठीक है। 1 इज इक्वल टू पी बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, अभी मैंने जो है पिछले में ही बताया
कि हमारे P/h होता है साइन थीटा। ठीक है, तो P/h की वैल्यू क्या हुई, साइन थीटा, और बाहर तो स्क्वायर है। ठीक है, अब B/h की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे मैंने जाना कि भाई बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कॉस थीटा, और ये बाहर स्क्वायर है ही। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकल के आया। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं बड़े अच्छे से प्रूफ करने के लिए। इसी को उल्टा ले जाओ, सॉल्व करके दिखा दो कि हाँ ये तो सच में यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करने के लिए आता है, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा होता है P²/h², कॉस स्क्वायर थीटा होता है B²/h²। ठीक है, एलसीएम ले लो, h² आया, यहाँ पे h² भेज दो, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगी। तो ये तो मेरा पहला फॉर्मूला निकला। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि हाँ ये पहला फॉर्मूला है। कैसे निकला, आराम से निकाल के बता दिया मैंने। अब यही पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। मुझे पता है पाइथागोरस ने दिया था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार क्या करना है, अब इस बार मुझे जो है कुछ और करना है। अब मैं क्या करूँ, डिवाइड, हाँ अब मुझे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसको नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से एक और क्या फॉर्मूला निकालना है। अब मुझे इसमें से फॉर्मूला निकालना है h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय B²। ठीक है, बेस को ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं सबको बेस को ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया ये आ गया ये आ गया ये। ठीक है, दोनों साइड ही मैंने बेस को ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे बेस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कुछ फॉर्मूला बना h² इज इक्वल टू P² प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल होने से तो h इसको लिख सकते हैं h/b अपॉन स्क्वायर इज अपॉन नहीं होल स्क्वायर P/b होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, h/b क्या होता है, अब आराम से यहाँ से फॉर्मूला उठाओ, अब देख लो क्या है भाई। h/b क्या होता है, h/b माने होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कौन सा है, ये है सेक। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, P/b क्या है, P/b आराम से यहाँ पे पता चल गया कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे ये पता चल गया ये tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1। ये मिला मेरा दूसरा फॉर्मूला, बेहतरीन फॉर्मूला, जिसे कि ये कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हुआ दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वाह, एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूले निकल आए। अब चलो तीसरा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे बेस स्क्वायर से, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख ले। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने कहा ओके, ये हो गया h² अपॉन P² इज इक्वल टू P² अपॉन P² प्लस B² अपॉन P²। ठीक है, P² कैंसिल होके 1 हो गया, कैंसिल होके 1 होता है। ठीक है, P² को डिवाइड करके तो 1 ही आएगा ना। तो ये हो गया h/p का होल स्क्वायर, ये हो गया 1, इस जगह पे b/p का होल स्क्वायर। ठीक है, h/p माने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अपने आप अपना चार्ट ले लो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आराम से देख लो कि h, यहाँ पे मैंने देखा h/p है, तो यहाँ पे h/p कहाँ है, यहाँ पे h/p यहाँ है। p मैंने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैंने साइन परपेंडिकुलर का बनाया था। ठीक है, तो ये है कोसेक की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस b/p होता है कॉट थीटा की वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। वाह, बेहतरीन तीसरा फॉर्मूला। 1 2 3 फॉर्मूले निकल आए। अब इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, ठीक है,
और चौथा ड्रामेटिक फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया सारे को, फिर बी स्क्वायर से, तो और फिर पी स्क्वायर से, तो 3 फॉर्मूले निकल आए। ग्रेट। तो एक और आइडेंटिटी क्या होती है, जब हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई भी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। तो वैसे ही ऐसे बहुत बेहतरीन 3 फॉर्मूले निकल आते हैं। टेन थीटा इंटू डॉट माने इंटू होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। कॉट थीटा को लिखने जाएंगे तो 1/10 थीटा आएगा, देख लीजिए पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू यही होती है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 ही आएगी। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सॉरी यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ पे चौथा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बैक टू बैक एक पाइथागोरस थ्योरम से जो है मैंने बैक टू बैक 1 2 3 फॉर्मूलाज निकाल लिए। और जैसे कि मेरे दिमाग को पता है कि जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1। तो वाओ, तीसरा फॉर्मूला, क्या नाम है, चौथा फॉर्मूला भी हमारे पास रेडी है। अब इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, अब इस साइन थीटा को यहाँ पे भेज दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत कुछ अब हम लोग करेंगे, लेकिन ये था मेरा बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जहाँ पे मैंने साफ साफ समझाया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच है वो मैथ्स का जहाँ पे एंगल्स के हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उसको जानते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा के फॉर्म में शो होता है। किसी भी एंगल को जानने से पहले हमारे शॉर्ट हैंड में हमारा राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये पता करने के लिए हमें थीटा पता करना पड़ता है कि थीटा है कहाँ, ठीक है। और थीटा जहाँ पे भी है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल जिस पे रखा होता है वो बेस। एंड इंक्लाइंड प्लेन, याद रखिए इंक्लाइंड प्लेन हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है, जानना बस बेस और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर इस पे नेक्स्ट चीज़ जो मैंने समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, जब मुझे थीटा की वैल्यू पता चल गई तो अपने आप ये AB/AC होगा कि BC/AC होगा, ये समझ में आ जाती है साइड्स, ठीक है। बट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपन हाइपोटेनियस एंड टैन इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस। और ये और 3 जो है इसके रिवर्स माने रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरी चीज़ होती है वैल्यूज़ ऑफ डिग्रीज। बेसिकली यहाँ पे वो डिग्रीज जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, मेजर डिग्रीज 0, 90, 180 एंड 270 की, ठीक है। उससे ये पता चल जाता है कौन बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। तो अपने आप जो है पेन में हम अपना चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट पे हमारे अलमीरा पे केस पे 3 वैल्यूज़ होने चाहिए, 1/√2, 1/2 और 3/2। याद रखिए साइन 45 इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 45। ये पे दोनों जो है सेम होते हैं। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें या जो कुछ समझ में नहीं आया हो बेसिक्स पे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने में आपकी मदद करूँगी। इसके बाद मैं आपको प्रूविंग समझाऊँगी। अब प्रूविंग बहुत आसान हो जाती है क्योंकि मुझे पता है कि वो रेशियोज़ क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे यही होगा। थैंक यू वेरी मच।